लीनियर मोमेंटम जो है हमने इसको कैसे बोला है, m इंटू वी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, hence linear momentum is also a vector quantity। ये ध्यान रखेंगे कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो इसके बाद में हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट rate of change in linear momentum is directly proportional to the applied unbalanced force। ठीक है, जो भी हमारा फोर्स लगेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये किधर होगा? द फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। कैसे शो करते हैं इसको? आइए, लेट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास is moving with initial velocity u, then initial momentum हम कैसे लिखेंगे? P1 इक्वल टू m इंटू यू। ये क्या हो गया? हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। तो यहां पे हमने इनिशियल मोमेंटम को फाइंड कर लिया। ये ओके, देन लेट आफ्टर टाइम t the velocity of object becomes v, then final momentum कितना आ जाएगा? ऊपर लिख लेते। then final momentum will be P2 will be m into v। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था मेरे पास में? m u, ये था, और फाइनल ये हो गया। तो हमारी डेफिनेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया? देन चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑब्वियसली हम लीनियर की बात करें, लीनियर मोमेंटम बार बार लिखते हैं एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस यू, ये हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम।
ओके, ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको याद कर लीजिए। ये रेट वर्ड में कई बार लिखूंगा। रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है चेंज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि वेलोसिटी हमारी जो u से v बनी थी वो टाइम t में बनी थी, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज कितना हो गया? एम वी माइनस यू बाई टी हो गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं हम? एफ। एम किसके बराबर हो गया? एम वी माइनस यू अपॉन टी। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर? वेयर के इज ए कांस्टेंट, और इसकी k की वैल्यू कितनी होती है? 1। हो जाएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। बिकॉज k की वैल्यू प्रैक्टिकली फाइंड करते हैं, ये 1 हो जाती है। f कितना हो गया? m इंटू ए। बिकॉज आपने पढ़ा था एक्सीलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। यह पढ़ चुके कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया f इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए जो फॉर्मूला हमको मिला है, ये जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा था उसी का एक फाइनल आउटकम है। उसी का क्या है? ये एक फाइनल आउटकम है जो इक्वेशन फॉर्म में आ गया है, जो फोर्स के बारे में बता रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सीलरेशन डेवलप्ड इन द ऑब्जेक्ट। जितना एक्सीलरेशन इसमें डेवलप हो रहा है उसको देख लीजिए। मेन हमारा यहाँ पर इसको जो ये जितना मैंने पार्ट लिखा है ये आपको डिराइव करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। डिराइव दिस फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए, जिसको कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही किया है। स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो हम पहले इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे, जो मैंने आपको बताया था, अभी नीचे बताया था mu था। दिस इज द फाइनल मोमेंटम। फिर हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। टाइम टी से डिवाइड करने से आपको रेट मिल जाता है कि पर यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम का चेंज आया है। दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको याद रखिएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है और इसको हटाने से आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमने इसको k की वैल्यू को 1 पुट किया है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये k की वैल्यू 1 यहाँ पे आई है। एंड फाइनली वी गेट द फार्मूला f इक्वल टू ma। इस फार्मूले के बारे में देखिए और कुछ चीजें हम लोग जान लें, वो क्या है। नाउ जो हमारा सेकेंड लॉ था, हम सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड लॉ से हमको आउटकम क्या मिला यहाँ पर? F इक्वल टू एम ए। ये हमारा आउटकम आया है सेकेंड लॉ से। अब ये क्या है? हमारा फोर्स, और m क्या था? हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, कार है, बस है, कोई भी ऑटो है, कोई बॉल है, एनीथिंग। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फोर्स अगर मैं इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिस पे लिखूंगा, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या -2 लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, एक और यूनिट है न्यूटन से। टू ऑनर द ग्रेट साइंटिस्ट, फोर्स यूनिट को न्यूटन लिख सकते हैं, और शॉर्ट में सिंपल हम लोग एन यूज करेंगे। हम कभी फोर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन।
सिंपली कैपिटल एन यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट पार्ट। हम यूनिट कैसे लिखते हैं इसकी, ये फोर्स की जो यूनिट है याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एस आई यूनिट। क्या बोलते हैं? एस आई यूनिट। सॉरी। इसी फोर्स की अगर मुझे कोई और यूनिट लिखनी है, अब अगर ये फोर्स मेरा यहां पर मास हमारा ग्राम में आ जाए, एक्सेलरेशन को मैं लिखूं सेंटीमीटर और यहां लिखूं पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारी, आपको मैं सिखा चुका हूं, सीजीएस यूनिट है। क्या है ये? सीजीएस यूनिट है। और सीजीएस यूनिट में मास को ग्राम में टेकअप करते हैं, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डाइन। ये क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स की डाइन। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डाइन। देखिए 1 न्यूटन हमारा क्या था, इट इज अ फोर्स, यूनिट है न्यूटन हमारे पास में। और न्यूटन को मैं कैसे लिख रहा था, 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम, 1 मीटर को मैं लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड को मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इसको मैं कंबाइन कर लूं, और जो यूनिट्स है उसको हमने साथ साथ कर दिया। दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 5। आपको पावर्स बनानी आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो हम लोग सेपरेट सेशन में इस पर डिस्कशन कर लेंगे। ये हमारा क्या है, ये डाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से रिलेशन आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डाइन को। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूनिट्स कैसे चेंज होती हैं। अगर हम यहां पर इसको यूनिट को लिखना चाहते हैं, ऐसा लिखना चाहते हैं तो न्यूटन लिखेंगे, सीजीएस लिखना चाहते हैं तो डाइन लिखेंगे, और इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। तो आइए देखते हैं, ये जो F इक्वल टू ma बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत इसको यूज करेंगे आप। आपने लास्ट चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ी थी, वहां पर आपने इस इक्वेशन को बहुत यूज किया था। ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। और ये इक्वेशन एक्चुअली आपको देती क्या है, ये इसी इक्वेशन का आउटकम है। आप यू को शिफ्ट कर दीजिए और ये आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन। और यही एक्सेलरेशन आपको यूज करना पड़ता है जब आप फोर्स का कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्स से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट of mass 10 kg moving with 20 meter per second. A force is applied on it and its velocity becomes 40 meter per second in 5 seconds. Find the force applied. अब देखिए यहां पर आपको इसका जब आंसर लिखना है तो मास आपको कितना गिवन है, 10 kg। कितना गिवन है, 10 kg। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 20, फाइनल दे रखी है 40। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे। फोर्स पूछ रहे हैं आपसे, और फोर्स में आपको चाहिए क्या, एम आपके पास में, ए आपके पास में, आपको ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा को यूज करेंगे
ये डेटा हमको कहाँ हेल्प करेगा? ये डेटा हमको हेल्प करने वाला है जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू ए टी एंड a बिकम्स v माइनस यू अपॉन टी। हो गया। तो यहां पर अगर आप 40 माइनस 20 अपॉन 5 पुट कर देंगे, यू विल गेट 20 अपॉन 5, दैट बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। m हमारे पास में कितना था? 10, और ये कितना है? 20 अपॉन 5, दैट इज 4। तो हो जाएगा 40 और यूनिट हो जाएगी न्यूटन। तो आपके पास में ये आ गया आंसर आपको फोर्स। तो यहां पर आपने देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहां पर फर्स्ट अप्लाई कर दी है। अब ये जो आपने जितना भी फोर्स में पढ़ा है, इसको डे टू डे लाइफ में अगर आप देखना चाहें, क्योंकि हमारा जो इम्पैक्ट था वो हमने बात करी थी लीनियर मोमेंटम से। ये आपको क्लियर हो गया सब? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां तक इस क्वेश्चन के लिए। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए दूंगा क्लास के बाद में। देखिए, अब आपको देखना है एप्लीकेशन क्या है इसका। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कहां कहां आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देता है? अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के, तो डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आप जब क्रिकेट खेलते हो तो आपने देखा होगा बॉल को कैच करने में अपने हैंड को पीछे लेके जाते हो, यू टेक लॉन्गर टाइम, आप उस टाइम को बढ़ा देते हो। जब बढ़ा दोगे तो क्या होगा? हाथ में चोट कम लगती है। इसी तरह से जो भी है कहते हैं, आपके जो कार्स या स्कूटर्स हैं, वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पर देखिए स्प्रिंग लगे होते हैं, मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं, और उससे क्या होता है, जब भी जो हमारा व्हीकल है वो किसी भी क्या कहते हैं ऐसी जगह जाता है, किसी पिट में चला जाता है, तो वहां पर अगर उसमें जम करता है तो हमको उसमें ज्यादा हार्म नहीं होते हैं, हमें चोट नहीं लगती है, बिकॉज ऑफ जो जर्ब उसका आना है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम, उसका जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो टाइम इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से हमको उसका इम्पैक्ट कम लगता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप कुछ हाइट से एक सॉलिड सरफेस पे जंप करिए, किसी हाइट से आप सॉलिड सरफेस पे जंप करिए, ये सॉलिड सरफेस है और ये सरफेस ऐसा है जहां पे थोड़ी सी आपने कुछ मिट्टी खोद के डाल रखी है। तो यह पर्टिकुलर हाइट से यहां से अगर आप जंप करते हो तो आपको क्या लगता है? ज्यादा चोट लगती है। और यहां जब करते हो तो आप धीरे थोड़ा इसके अंदर चले जाते हो। यहां पर क्या होता है? हिट हार्ड दिस सॉलिड सरफेस हिट्स हार्ड यू। और यहां पर क्या है? ये सैंड है, अगर मान लीजिए सैंड है या क्या कहते हैं वेट प्लेस है, यहाँ पर मिट्टी को हमने गीला कर रखा है, तो यहाँ पे हमें चोट कम लगती है। तो दोनों केसेस में जो है कि टाइम जो है हमारा इंक्रीजेस, जो स्टॉप होना है, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी की हम जो बात करते थे, हमारा जो ये क्वेश्चन था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की हम जब बात करते थे, तो हम क्या कह रहे थे? एम वी माइनस यू अपॉन टी। हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर इसको इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? नेट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो टाइम यहाँ पे लग रहा है इस जगह पर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हिट करने के बाद में, सरफेस हिट करने के बाद में यहाँ जो टाइम लग रहा है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसी है इमीडिएट, इसके पहले वेलोसिटी कुछ थी, सपोज करिए 10, और इमीडिएटली ये हो गई 0।
यहां पर भी वेलोसिटी 10 है, लेकिन इसको 0 होने में टाइम लगेगा, ये कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर। तो इस टाइम लगने की वजह से हमको यहाँ पर चोट कम लगती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन हमारा इस अर्थ का काम आता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट वी अप्लाई व्हेन वी मेक ऑटोमोबाइल्स आल्सो। इसीलिए वहां पर हम लोग जो है बहुत मोटे मोटे स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है, बफर लगाते हैं, कि जिससे अगर गाड़ी किसी भी पेट में जाए तो चोट कम लगे। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। इसके न्यूमेरिकल समझ